नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विनायक क्लासेस में स्वागत है। हम लोग भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के स्वरूप टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक से संबंधित पहला वीडियो लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। आज इसी टॉपिक से संबंधित दूसरा वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है। और ये दोनों वीडियो लेक्चर पढ़ने के बाद सरकार का स्वरूप टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा वीडियो लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम लोग संसदीय शासन प्रणाली को डिस्कस करेंगे। और ये तीनों वीडियो लेक्चर के बाद भारतीय शासन व्यवस्था टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक। कोई शासन या सरकार संघात्मक है या एकात्मक है, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। ठीक है, संघात्मक है या एकात्मक शासन है या सरकार है, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है कि कैसा शासन है, संघात्मक है या एकात्मक है। यदि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है तो उस राज्य को संघीय राज्य, उस सरकार को संघीय सरकार, उस शासन व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था या उस संवैधानिक ढांचे को संघीय संवैधानिक ढांचा कहते हैं। और यदि संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केंद्र में निहित करा दी जाएं तो ऐसे शासन व्यवस्था को हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भारतीय शासन व्यवस्था में संघीय विशेषताओं के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी विद्यमान हैं, पूरी तरह देखी जा सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। आइए एकात्मक विशेषताओं को हम अच्छे से देखें, क्योंकि हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में संघीय विशेषताओं को देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे अपने संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या हैं, उनको देखेंगे और एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे संविधान की एकात्मक विशेषताएं। सशक्त केंद्र, बोर्ड में लिखी हुई है, सशक्त केंद्र, राज्य अनश्वर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार है, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, अच्छे से डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल की नियुक्ति, एकीकृत निर्वाचन आयोग, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, एकीकृत न्यायपालिका, एकल संविधान। ये सारी विशेषताएं हमारे संविधान में दिखाई पड़ती हैं, हमारे संविधान में है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे संविधान में संघात्मक विशेषताएं भी हैं और एकात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है, और तभी हम कहते हैं कि हमारा संविधान संघीय होने के बावजूद एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी विशेषताएं आप देखें तो संघीय विशेषताएं हम देखते हैं मुख्य रूप से 6 डिस्कस किए हैं हम लोग ने संघीय विशेषताएं, और यहां लगभग 13 एकात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है, तभी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति को भी धारण करता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन कथन कारण के पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना, भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक है, लेकिन भावना में एकात्मक है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे संविधान का जो ढांचा है वो संघीय है, लेकिन उसकी आत्मा कैसी है, एकात्मक है, ऐसे कह सकते हैं। भारतीय संविधान को देखने में, भारतीय संविधान केवल देखने में ही संघीय है, वास्तव में यह एकात्मक है। जब हम इन विशेषताओं को पढ़ते हैं तो ऐसा कह सकते हैं। या ऐसे भी अभी बोला हमने कि भारतीय संविधान संघात्मक
है और एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। ठीक है, इसी संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए कुछ विद्वानों के मत हैं जिनको आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। केसी हेयर साहब ने भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। केसी हेयर ने कहा भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, एक अर्ध संघीय संविधान है। किसने कहा है? केसी हेयर ने कहा है, अर्ध संघीय संविधान है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, मतलब केंद्र उसका मजबूत है, सशक्त है, पावरफुल है। किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। जी ऑस्टिन ने कहा भारतीय संघवाद को सहकारी कोऑपरेटिव संघवाद कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। किसने कहा कि भारतीय संघ सहकारी संघवाद है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा जी ऑस्टिन। मॉरिस जोन्स ने हमारे संघवाद को क्या कहा, हमारे संघीय ढांचे को क्या कहा? बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा। ठीक है, अंबेडकर जी ने हमारे संघीय ढांचे के बारे में क्या कहा? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर अंबेडकर जी का है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें ये सारी व्यवस्थाओं को आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में संघीय विशेषताएं भी हैं और एकात्मक विशेषताएं हैं। अब हम लोगों ने संघीय विशेषताओं को लास्ट क्लास में देख लिया था, आज हम लोग एकात्मक विशेषताओं को डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं एकात्मक विशेषताएं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में संघीय विशेषताओं को देख लिया है। संघीय विशेषताओं को हमने क्रमशः डिस्कस किया है। एक विशेषता वहां पर उस समय रह गई थी, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, द्विसदनी विधायिका। ठीक है, आइए अगर हम कहें ऐसे, ये संघ है और ये राज्य है। ठीक है, और संघ और राज्यों के बीच स्पष्ट शक्ति का क्या किया? विभाजन किया, शक्ति विभाजन किया गया। और हमने डिस्कस किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोनों के शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। किसके आधार पर? संविधान के आधार पर विभाजन किया गया है। दोनों के बीच में क्या क्या बटा हुआ है, क्या क्या बटेगा संविधान के तहत? तो हमने कहा था विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थाएं बटेंगी, न्यायिक व्यवस्था नहीं बटेगी। ठीक है, अब संघ और राज्य के स्पष्ट विभाजन की बात करते हुए हमने ये सारी विशेषताएं देखी हैं। एक विशेषता है द्विसदनी विधायिका। हमारे संविधान ने द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था किया है, अर्थात हमारा संसद में दो सदन है। पहला सदन है राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा है लोकसभा, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करती है? राज्यसभा। जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान दीजिएगा,
ये लोकसभा, राज्यसभा, हम संसद भाग 5 जब पढ़ेंगे संघ, वहाँ पर ये सब संसद के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान 2 सदनी विधायिका की व्यवस्था करता है, और वो 2 सदन हमारे विधायिका के कौन कौन से हैं? तो पहला सदन है राज्यसभा और दूसरा सदन है लोकसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। राज्यसभा की मुख्य भूमिका क्या है इस संघीय ढांचे में? राज्यसभा केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। ठीक है, ये भूमिका है राज्यसभा की संघीय ढांचे के अंतर्गत। ठीक है, तो ये द्विसदनी विधायिका का जो टॉपिक था, विशेषता थी, वो रह गया था पहले वीडियो लेक्चर में, तो उसको भी आपने देख लिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं एकात्मक विशेषताएं। ठीक है, देखिए भाई, अगर हम कहें ये संघ है और ये राज्य है, अब संघ और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे एकात्मक विशेषताएं यहां दिखाई पड़ती हैं, परिलक्षित होती हैं। तो हम जहां जहां पर भी जिस व्यवस्था के तहत संघ ज़्यादा मजबूत होता दिखाई दे, संघ में ज़्यादा शक्ति निहित होती हुई दिखाई दे, जिन व्यवस्थाओं के द्वारा, ऐसी सभी विशेषताओं को हम कहेंगे कि ये एकात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हमने शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था के अंतर्गत किया, तो जो संघ सूची है उसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं और महत्वपूर्ण विषय रखे गए, और लगभग 100 विषय वर्तमान में हैं, मूल रूप से 97 के आसपास थे। और राज्य सूची के विषयों को जब हमने देखा, तो राज्य सूची में जो विषय हैं इस सूची में लगभग 60 हैं, मूलतः 66 थे। ठीक है, और समवर्ती सूची में आपने देखा कि 52 विषय थे और मूलतः 47 विषय थे। अब देखते हैं इसके अंतर्गत। तो आप देखें, संघ सूची में राज्य सूची के तुलना में ज्यादा विषय हैं, अर्थात हम कह सकते हैं संघ सूची को ज्यादा विषय दिए गए हैं। एक बात ध्यान से समझते जाइएगा, तो विषय के मामले में संघ सूची अधिक है, ज्यादा है कंपेयर टू राज्य सूची। दूसरी बात, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुलना में राज्य सूची के विषय, इसमें स्थानीय प्रादेशिक विषय के महत्व के विषय रखे गए हैं। ठीक है, तो इसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तीसरी बात, समवर्ती सूची में केंद्र को ज्यादा महत्व दिया गया है। समवर्ती सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया है। कैसे ऊपर रखा गया है? संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, राज्य सूची में के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, राज्य विधानमंडल को है, और यहां पर कानून बनाता है संसद, यहां राज्य विधानमंडल बनाता है। समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी बना सकता है। लेकिन अगर दोनों के बीच में कानून से जुड़े हुए किसी बात पर विवाद हो जाता है, तो केंद्र का कानून मान होगा, गतिरोध हो जाए तो केंद्र का कानून मान होगा। तो हम कह सकते हैं समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र को ज्यादा महत्व दिया गया है, केंद्र को समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र को ऊपर रखा गया है। एक बात, और जो विषय बचे उनको हम कहते हैं
अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियां कह सकते हैं इन्हें हम। तो अवशिष्ट शक्तियां किसे दे दी गई? संघ को या केंद्र को दे दी गई? अवशिष्ट शक्तियां किसे मिल गई? केंद्र को दे दी गई। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो शक्तियों का विभाजन तो हुआ है, जिसके तहत हमने कहा कि संघीय ढांचा है, मगर शक्तियों का विभाजन किसके पक्ष में हुआ है? केंद्र के पक्ष में हुआ है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र को मिली हैं, ध्यान दीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियां किसे दे दी गई? केंद्र को दे दी गई। जबकि अमेरिका के संविधान में देखेंगे अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को मिली हुई हैं। कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां किसे मिली हुई हैं? केंद्र को मिली है। और यही व्यवस्था हमने अपने यहां पर लिया है। तो इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं यहां पर कि सशक्त केंद्र की अवधारणा कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, तो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो विभाजन किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में हुआ है, जो संघीय ढांचे के अनुरूप, जिसे हम संघीय ढांचे के अनुसार नहीं कह सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि सशक्त केंद्र है। और ये सशक्त केंद्र किसकी विशेषता होगी? एकात्मकता की विशेषता होगी। क्लियर है ये बात? तो सशक्त केंद्र भी आपने देख लिया। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने कहा कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है राज्य विधानमंडल को है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य विधानमंडल राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है। यदि, ध्यान से समझिए, यदि राज्यसभा जो केंद्र या संघ की विधायिका का उच्च सदन है, राज्यसभा, अभी डिस्कस भी किए थे, राज्यसभा विशेष बहुमत से, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के अमुक विषय, फला विषय वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व का विषय है, वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो संसद कानून बना सकता है। संसद उस विषय पर क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य सूची पर संसद का अधिकार है, प्राधिकार है, क्योंकि राज्य सूची के विषयों को भी अगर राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो संसद उस विषय पर कानून बना सकता है। यह बात और है कि ऐसे विषय पर बनाए गए, संसद द्वारा बनाया गया कानून केवल 1 वर्ष के लिए ही रहता है। ठीक है, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। केवल अभी तो हम बेस बना रहे हैं अपने संविधान का। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे संविधान का कोई भी भाग हमने नहीं पढ़ा, सब अभी केवल हम संविधान का पूरा बेस बना रहे हैं, जिससे कि बाकी जो भी भाग हैं, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकता है। तो हमने 2 विशेषता देख ली, एक सशक्त केंद्र की और दूसरी है राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। अब देखते हैं दूसरी, नेक्स्ट विशेषता। नेक्स्ट है राज्य अनश्वर नहीं है। क्या मतलब है इसका? बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। संसद साधारण बहुमत द्वारा, राज्यों की साधारण बहुमत द्वारा, संसद केवल साधारण बहुमत द्वारा राज्यों की सीमाएं, उनका क्षेत्र, उनके नाम को परिवर्तित कर सकती है राज्यों की अनुमति के बिना, केवल साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में राज्यों की क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व की गारंटी की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान के द्वारा। संसद कभी भी इनको परिवर्तित कर सकती है। यह भी हम कह सकते हैं कि संघ, भारत में जो संघ है, राज्यों को समाप्त कर सकता है, मगर राज्य संघ को समाप्त
नहीं कर सकते। क्लियर है? इसीलिए हम भारतीय संघ के बारे में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसलिए हम भारतीय संघ के बारे में कह सकते हैं कि भारतीय संघ विभाज्य, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संघ विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, भारतीय संघ नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है, राज्य अनश्वर नहीं है, अर्थात राज्यों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, उनकी सीमाएं बदल सकते हैं, और केवल साधारण बहुमत द्वारा ये सब हम कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट से आइए हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, और यहां पर पहुंच जाते हैं संविधान का लचीलापन। ये संविधान का लचीलापन नहीं तो क्या है कि राज्यों की अनुमति के बिना ही हम उनके सीमा क्षेत्र को बदल सकते हैं, उनके क्षेत्र को बदल सकते हैं, उनके नाम को बदल सकते हैं अनुमति के बिना। केवल संसद ये कार्य कर सकती है, वो भी साधारण बहुमत द्वारा। राज्यों के विधानमंडल से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है उसे। तो ये संविधान का क्या बता रहा है? संविधान का लचीलापन बता रहा है। इतनी भी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। जबकि जब हमने संविधान के कठोर स्वरूप को देखा था, तो वहां पर हमने कहा था कि संघीय ढांचे से जुड़े हुए किसी भी विषय पर अगर संविधान संशोधन करना होगा तो संसद उसे विशेष बहुमत द्वारा पारित करेगा, और कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस ऐसे प्रस्ताव को अपने यहां पर पारित करेंगे, तभी ये व्यवस्था लागू होगी। जैसे आपने जीएसटी का उदाहरण लिया था, या भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई भी बदलाव करना है तो, या और भी बहुत सारे, इवन संविधान संशोधन भी इसी क्रम में आता है, जिसे भी हम विशेष बहुमत और राज्यों के द्वारा ही राज्यों के अनुमति के द्वारा ही परिवर्तित कर सकते हैं। ये हम डिटेल्ड वहां जब टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो यह संविधान का क्या बता रहा? लचीलापन। साधारण बहुमत द्वारा संसद राज्यों की सीमाओं को बदल दिया। ठीक है, राज्यों की अनुमति के बिना कर दिया। अब नेक्स्ट विशेषता देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपातकालीन उपबंध। ठीक है, भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र हुआ है। 3 तरह के आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय है, एक राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता है, दूसरा है वित्तीय। ठीक है, आपातकाल के दौरान समस्त शक्तियां केंद्र पे निहित हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि आपातकाल के दौरान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान भारतीय संघीय स्वरूप या संघात्मक स्वरूप, भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। किस काल में? आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यह रहा आपातकालीन उपबंध। नेक्स्ट विशेषता है एकल नागरिकता। आपने देखा है कि हमारे यहां पर दोहरी शासन व्यवस्था है, और दोहरी शासन व्यवस्था, राज्यों की अपनी शासन व्यवस्था, केंद्र की अपनी शासन व्यवस्था होने के बावजूद एकल नागरिकता की बात की गई है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भारत में नागरिकता किसकी है? केवल भारतीय नागरिकता है, केवल संघ की है, देश की नागरिकता है। भारत में राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है, जैसे कि अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता मिलती है और अमेरिका देश की अलग नागरिकता है। ऐसा नहीं है, भारत में केवल भारतीय नागरिकता है। ठीक है, केवल देश की नागरिकता है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, बावजूद इसके कि भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है, जो संघीय ढांचे की मुख्य विशेषता है। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपने डिस्कस कर लिया। राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। आप देखेंगे कि राज्यसभा, जो भी हमने सदन की बात की थी, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करती है? राज्यसभा करती है। तो जो राज्यसभा में जो सीटें हैं, जो राज्यों को सीटें राज्यसभा में मिली हुई हैं,
वो किसके आधार पर मिली हुई भैया? जनसंख्या के आधार पर मिली हुई है, जनसंख्या के आधार पर दी गई है। और भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग जनसंख्या है, तो जाहिर सी बात है सीटों में भी भिन्नता होगी। और आप देखेंगे कि राज्यों के लिए जो सीट आवंटित हुई है राज्यसभा में, वो 1 से 31 तक के बीच में है। कुछ राज्य हैं जिनको राज्यसभा में केवल एक सीट मिली है, जैसे आप पूर्वोत्तर के राज्य देखेंगे, त्रिपुरा जैसे राज्य। अब जहां सर्वाधिक जनसंख्या है वहां पर सर्वाधिक सीटें उस राज्य को मिली है, जैसे यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31 है। इसके विपरीत मतलब हम ये कह सकते हैं सभी राज्यों को संघीय ढांचे में, जबकि सभी राज्यों का महत्व एक जैसा है, फिर भी उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व समान रूप से नहीं मिला हुआ है। किसी को 1 मिला है, किसी को 5 मिला है, किसी को सर्वाधिक 31 मिले हुए जैसे यूपी है। जबकि इसके विपरीत अमेरिका के जो उच्च सदन है अमेरिका का, उसका नाम है सीनेट, और वहां पर क्या व्यवस्था की गई है कि वहां 50 राज्य हैं। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 हैं, और हर राज्य को 2 सीटें मिली हुई हैं। कितनी मिली हैं? सभी राज्यों को, चाहे कोई छोटा राज्य हो चाहे कोई राज्य बड़ा हो, सभी को कितनी सीटें मिली हैं? 2। और 50 राज्य हैं तो 50 राज्य हैं और हर राज्य को कितनी मिली हैं? 2 सीटें मिली हैं। तो टोटल सीनेट में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 100। भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है। ये भी एकात्मकता की विशेषता है। जब हमने आपसे भी कहा ना कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था जो केंद्र का फेवर करे और राज्यों के महत्व को कम करे, कम आके, तो वो सारी विशेषता किसकी तरफ जाएंगी? एकात्मकता की ओर जाएंगी। अब देखेंगे अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS, IFS, तीनों अखिल भारतीय सेवाएं। आप देखेंगे इन सेवाओं की एक परीक्षा का संचालन हो, यह सारी व्यवस्था केंद्र के द्वारा किया जाता है। और ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं राज्यों के, केंद्र के लिए भी कार्य करती हैं और राज्यों के लिए भी कार्य करती हैं। जबकि राज्यों के द्वारा इनके नियुक्ति, इनके परीक्षा का संचालन से राज्यों का कोई लेना देना नहीं है, सब केंद्र करता है। मगर ये अखिल भारतीय सेवाएं राज्यों के भी प्रशासनिक व्यवस्था को देखती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा केंद्र राज्य के प्रशासन पर नजर रखता है। अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा केंद्र राज्यों के प्रशासन पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर नजर रखता है, राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल करता है। तो यह हुआ अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं भी आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे केंद्र का फेवर करती हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, आइए देखते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? और ध्यान दीजिएगा, जब हम संघ और राज्य भाग 5 और भाग 6 में पढ़ेंगे तो राष्ट्र का प्रमुख कौन बनेगा? राष्ट्रपति, और राज्य का प्रमुख बनता है राज्यपाल। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, प्रतिनिधि के रूप में राज्य में बैठ करके कार्य करता है, इस तरह कह सकते हैं। और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो देखिए कौन नियंत्रण करता है? केंद्र कर रहा है, तो किसकी ओर झुकाव है? केंद्र की ओर झुकाव है, एकात्मक विशेषता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, ये भी कवर्ड, एकीकृत निर्वाचन आयोग, इसको देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत का चुनाव आयोग है, जो केंद्रीय चुनाव संपन्न करवाता ही है
बल्कि राज्यों के विधानमंडलों का चुनाव भी भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भारत का निर्वाचन आयोग जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है, लेकिन वो किसके लिए कार्य करता है? राज्यों के लिए भी वही कार्य करता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। राज्यों के चुनाव करवाने के लिए अलग चुनाव मशीनरी है, अलग एजेंसी है, और केंद्रीय चुनाव संघ का चुनाव करवाने के लिए अलग मशीनरी है, अलग एजेंसी है। ठीक है, तो ये भी किसकी ओर झुकाव है? केंद्र की ओर झुकाव है, केंद्र की व्यवस्था है ये। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, ठीक है, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। आप जानते हैं कि भारत में लेखाओं का जांच करने के लिए भारत के संविधान में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। आप पढ़ेंगे कैग, जिसे हम कहेंगे आर्टिकल 148 में पढ़ेंगे। तो ये जो लेखा जांच मशीनरी है, या हम कह सकते हैं भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, ये केंद्र सरकार के, संघ सरकार के खातों का भी ऑडिट कर सकता है और राज्य सरकार के खातों का भी ऑडिट कर सकता है, जबकि ये पूरी तरह से केंद्र की एजेंसी है। ठीक है, फिर भी राज्य सरकार के खातों को ऑडिट कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यों के वित्तीय स्वायत्तता पे हस्तक्षेप है। यह व्यवस्था राज्यों के वित्तीय स्वायत्तता पर हस्तक्षेप है। तो ये एकीकृत जांच लेखा जांच मशीनरी को हम कह सकते हैं कि यह भी विशेषता किसकी ओर है? एकात्मक विशेषता है। और एकीकृत न्यायपालिका आपने देखा ही होगा, ये तो हमने अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एकीकृत भारत में जो न्याय व्यवस्था है, अभी कुछ देर पहले भी हमने ऐसे बोला था कि विधायी व्यवस्था बटी है, प्रशासनिक व्यवस्था बटी हुई है, वित्तीय व्यवस्था बटी हुई है, लेकिन न्यायिक व्यवस्था दोनों केंद्र और राज्यों के बीच में नहीं बटी, क्योंकि वो एकीकृत है, दोनों के लिए एक ही है। और उस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च स्थान पर बैठा है, उसके नीचे हाई कोर्ट और फिर अधीनस्थ न्यायालय है, राज्यों के हाई कोर्ट और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, केंद्र का हो या केंद्र और राज्यों के बीच में हो या राज्यों के बीच से जुड़ा हुआ कोई भी निपटारा हो, तो वो उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय है। तो ये एकीकृत न्यायपालिका है। एकल संविधान, भारत में जो संविधान की व्यवस्था है वो केवल एक ही है, वो केंद्र और राज्य दोनों का एक है। केंद्र और राज्य दोनों का एक ही है। राज्यों के लिए अलग से अपना कोई संविधान की व्यवस्था नहीं है, बल्कि दोनों को वही संविधान को मानना है। ठीक है, तो ये एकल संविधान की व्यवस्था है हमारे संविधान में। ठीक है, ये सारी विशेषताएं कौन सी विशेषताएं हैं? एकात्मक शासन की विशेषताएं हैं। ठीक है, एकात्मक सरकार की विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान में दिखाई पड़ती हैं, विद्यमान हैं। और संघीय विशेषताएं भी हमारे संविधान में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसीलिए हमने अपने संविधान में कहा, अपने संविधान के बारे में कहते हैं कि हमारा संविधान संघीय भी है और एकात्मक विशेषता भी रखता है। अभी हमने कई मत भी देखे, कोई कहता है अर्ध संघीय है। ठीक है, कोई कहता है कि हमारे संविधान को बहुत संघवाद के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। इस तरह से हमने देखा कि हमारे संविधान में ये दोनों विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब ये टॉपिक आपका खत्म होता है, सरकार का स्वरूप भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि हम लोग जो पढ़े हैं उससे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के स्वरूप टॉपिक को जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद मैंने बोर्ड में कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, उनको एक बार आइए देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को ये विश्वास हो जाए कि हम इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का विभाजन भी है,
संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन केवल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयाँ। आपको पता ही है, हमने पढ़ चुके हैं सरकार स्वरूप के पहले वीडियो लेक्चर में कि जो हमारा संघ बना हुआ है वो इकाइयों से मिलकर बना है। इकाइयाँ बद्ध होकर मिल करके संघ का निर्माण किए हैं, और भारत रूपी जो संघ का निर्माण करने वाली इकाइयाँ हैं उनको हमने क्या बोला है, राज्य है। तो ये किसके लिए शब्द का प्रयोग कर रहा है, राज्य। राज्य शब्द का देखो प्रयोग सीधे न करके बल्कि कह दिया संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्या भारतीय संघ जो बना है वो जो राज्य हैं उनके बीच में सहमति के परिणाम के चलते बना हुआ है, उनके बीच में कोई समझौता या संधि हुई है? तो हमने कहा था अम्बेडकर के कथन के अनुसार, अम्बेडकर जी के अनुसार, कि उनके बीच में कोई सहमति या समझौते का परिणाम या निष्कर्ष नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन होगा डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता निम्न में से कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की संघीय विशेषता निम्न में कौन सी हैं, ये पूछा गया है। कौन सी हैं पूछा गया है। अनम्य संविधान, मतलब अनम्य माने, नम्य माने लचीला, अनम्य माने कठोर। बिल्कुल सही बात है, संघीय विशेषता है ये। द्विसदनी विधायिका, आज ही हमने पढ़ा है, संघीय विशेषता के अंतर्गत ये पढ़ा ही हमने, आज ही पढ़ा है इसको, ठीक है। कैग का पद, कैग माने भारत सरकार का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग का पद, ये संघीय विशेषता नहीं है। सामूहिक जिम्मेदारी, ये भी विशेषता नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, वहां पढ़ेंगे हम लोग। राज्यपाल का पद, ये भी संघीय विशेषता नहीं है। तो फिर इसमें कौन सा ऑप्शन है जो 1 और 2 वाला? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अच्छे से देख लीजिए, संघीय विशेषता निम्न में कौन सी है पूछा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, संविधान की सर्वोच्चता संघीय विशेषता है, पढ़ चुके हैं। अखिल भारतीय सेवाएं संघीय संविधान की विशेषता नहीं है बल्कि एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं। तो ये हो गई विशेषता में। एकल नागरिकता अभी हमने पढ़ा, ये भी एकात्मक विशेषता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघीय विशेषता है, ठीक है। द्विसदनी विधायिका, ये भी किसकी विशेषता है? संघीय विशेषता है। संगठित न्यायपालिका अभी आपने देखा है, इसी को हम कह सकते हैं एकीकृत न्यायपालिका। तो ठीक है, तो एकीकृत जो न्यायपालिका है वो, ठीक है, तो 1 2 3 ये किसमें है? ऑप्शन में 2 3 6। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनी विधायिका, ये कैसी विशेषताएं हैं? संघीय विशेषताएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका, ये एकात्मक विशेषताएं हैं, ये भी हमने देख लिया। भारतीय संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था निम्न में से कहां से ली गई है? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से या भारतीय शासन अधिनियम 1935 से? पढ़ चुके हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। कथन कारण का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मैंने उनको ऑप्शन में नहीं दिया क्योंकि जगह नहीं उतनी। कथन दिया है भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, कथन बिल्कुल सही है। केसी हियर ने कहा भी है हमारे संविधान के, क्योंकि इसमें संघीय व्यवस्था भी है और एकात्मक व्यवस्था भी है। क्यों ये कथन दिया है, कारण दिया है? कारण क्या कहता है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। इसी आधार पर तो कहा गया होगा कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ठीक है। तो आप पहले ये इन ऐसे क्वेश्चनों में ये देखिए, कथन कारण क्या दोनों सही है? यस, दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। और नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ये कथन दिया हुआ था, किसी के द्वारा कहा गया है, ये हमें बताना किसके द्वारा। ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट, खुद ही बता देंगे। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा कहा गया है? आप जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये कथन कहा गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके पास वानगी के रूप में आपको मिले। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे।
ठीक है। इसी तरह से आप अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।